उसमें हमने देखा था कि फॉरेक्स मार्केट का जो बेसिक एक इंट्रोडक्शन वो हमने देखा था, करेंसी पेयर कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में हमने जाना था। सेकंड सेशन में मैंने आपको, जब हम ट्रेडिंग करेंगे तो कौन कौन सी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए उनके बारे में हमने देखा। लाइव ट्रेडिंग भी हमने करी थी, ऑर्डर के टाइप्स और उन सब पे भी हमने बात की थी। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा सेशन की। ठीक है, अब आपको ये तो पता लग गया कि मार्केट क्या है, और अब आपको ये भी पता लग गया कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि ट्रेडिंग कब करें। ठीक है, तो आज हम सेशन में दो टॉपिक को कवर करेंगे। पहला तो ये कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, और दूसरा टॉपिक हम देखेंगे कि मार्केट में ट्रेडिंग कब करनी चाहिए। ठीक है, मतलब सेशन के टाइमिंग्स जो बिल्कुल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पहला टॉपिक हम ले रहे हैं फॉरेक्स मार्केट स्ट्रक्चर और हायरार्की। ठीक है, अब इस टॉपिक में बेसिकली हम क्या कवर करेंगे, तो देखिए सबसे पहली चीज जो हम कवर करेंगे वो है कि किस तरीके से जब आप ट्रेड लगाते हैं तो ट्रेड कहाँ जाता है, आगे कैसे जाता है, रेट्स जो हम देखते हैं टर्मिनल पे वो कहाँ से आती है, तो वो सारे सवालों का जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज मार्केट की। मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर एक मैं वापस से आपको रिपीट कर देता हूँ कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज मार्केट में फर्क क्या है। देखिए सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज जो मार्केट है दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि सेंट्रलाइज मार्केट में बायर और सेलर दोनों ही एक ही एंटिटी के अंदर शामिल होते हैं। मतलब कि बायर बाय कर रहा है वो भी एक ही एक्सचेंज से कर रहा है, और सेलर अगर सेल कर रहा है तो भी एक ही एक्सचेंज पे कर रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सेंट्रलाइज स्टॉक एक्सचेंज है। तो वहां पे कोई भी बायर जब बाय करेगा या कोई भी सेलर जब सेल करेगा, तो वो सारे सौदे जो होते हैं, जो सारे ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो उसी एक्सचेंज में जाते हैं। ठीक है, तो सेंट्रलाइज मार्केट ऐसे काम करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज की, तो देखिए डिसेंट्रलाइज कुछ इस तरीके से काम करता है। ठीक है, यहाँ पे एक कंटिन्यूस अगर हम बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट की, तो यहाँ पर एक बैंक्स का नेटवर्क होता है। ठीक है, एक जो नेटवर्क होगा उस नेटवर्क से जुड़े हुए अलग अलग लिक्विडिटी प्रोवाइडर, उन अलग अलग लिक्विडिटी प्रोवाइडर से जुड़े हुए ब्रोकर्स, और उन अलग अलग ब्रोकर से जुड़े हुए क्लाइंट्स। तो इस तरीके से ये काम चलता है। ठीक है, कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंज नहीं होता है, किसी तरह का कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहां पे हमको ये पता लगे कि हाँ यहाँ पर पर्टिकुलर इसका एक्सचेंज है, इसलिए इसको ओवर द काउंटर मार्केट भी कहा गया है। तो दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि हायरार्की क्या है, मतलब ये मार्केट कैसे चलता है या कहाँ से कहाँ क्या चीजें चलती है। देखिए सबसे पहली चीज जो है वो मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ। आप जैसे पिक्चर को देख रहे होंगे तो उसमें सबसे नीचे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है रिटेल ट्रेडर्स। ठीक है, तो वो हम बात करते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स से बात करते हैं कि रिटेल ट्रेडर यानी आप और मेरे जैसे लोग हो गए जो कि ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम किसके साथ ट्रेडिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली हम ब्रोकर के साथ करते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम आगे ब्रोकर के पास रिटेल मार्केट मेकर और रिटेल ईसीएन और एसटीपी। ठीक है, अब वहां से अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद जब बात होती है तो ये ट्रेड जो होते हैं यानी ब्रोकर के पास से जो आगे ट्रेड जाता है वो जाता है आपका लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स पे। ठीक है, और लिक्विडिटी प्रोवाइडर से फिर वो जाता है मीडियम साइज बैंक्स में, स्मॉल इंटरबैंक प्लेटफॉर्म में जाता है, उसके बाद बड़ी इंटरबैंक प्लेटफॉर्म में जाता है। ठीक है, और फिर रीयूटोर सर्विस में जाता है मेजर बैंक्स में। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा ट्रेड जो है वो आपका राउंड घूमता है। अब इसमें गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक भी लिखा हुआ है कि उनका भी रोल है। अब उनका रोल क्या है वो हम जब फॉरेक्स मार्केट के पार्टिसिपेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में इनका रोल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ट्रेड है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग ब्रोकर्स के पास जाते हैं। कुछ कंपनीज भी होती है, कुछ डायरेक्टली कमर्शियल कंपनीज भी ट्रेड लगाती है, वो भी अपनी बिजनेस को चलाने के लिए भी ट्रेडिंग करते हैं। कई कंपनीज जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके लिए सिस्टम और मैकेनिज्म थोड़ा अलग होता है, वो डायरेक्टली बैंक के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी हायरार्की डिसाइड होती है कि किस तरीके से ये सारी चीजें चल रही है। हायरार्की जो है
वो आपको समझनी जरूरी है कि किस तरीके से ये होता है। अब बात आती है कि आपके मन में अगर ये सवाल आए कि सर जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ऐसे फॉरेक्स का भी स्टॉक एक्सचेंज क्यों नहीं बन सकता है, क्या रीजन? तो देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए रीजन जो है वो ये है कि सबसे पहली चीज तो ये कि अगर पूरे वर्ल्ड में अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की तरह अगर मान लीजिए फॉरेक्स का एक एक्सचेंज बनाने की ट्राई करें, तो सबसे पहली चीज तो ये होगी कि ये इतना बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बनेगा, इतना बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बनेगा, सॉरी फॉरेक्स एक्सचेंज बनेगा, क्योंकि सारे जितने भी ऑर्डर्स है वो एक जगह आके अटक जाएंगे, वो एक सिंगल जगह जाएंगे। अब वो एक सिंगल जगह जाएंगे, इसका मतलब ये हो गया कि आप सोच सकते हैं कि एक दिन का जिसका टर्नओवर $6 ट्रिलियन है, ठीक है, एक दिन का, तो आप देखिए नंबर ऑफ जो ट्रांजेक्शन है वो कितने होंगे, ठीक है। और इतनी सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा, उसके लिए जो मैकेनिज्म है, उसके लिए जो पूरा सेटअप है, ठीक है, वो कौन करेगा? फिर बात आएगी कि इसके ऊपर एक वर्चस्व की लड़ाई हो जाएगी सभी कंट्रीज में कि ये हमारे वहां हो, हमारे वहां हो, हमारे वहां। तो ये सारी चीजें जो है वो आपस में कंट्रीज सुलझा नहीं पाई। यूएस ऑब्वियसली ये चाहेगा कि मेरे यहाँ पे आएगा, यूके ये वो चाहेगा कि वो एक्सचेंज वहां पे खुले, क्योंकि वर्ल्ड का अगर हम देखें लंदन जो है वो एक तरीके से फाइनेंशियल कैपिटल भी उसको कहा जाता है फॉरेक्स मार्केट के हिसाब से, ठीक है। तो ये सारी चीजें होने के कारण भी नहीं हो सकता है। इसके अलावा ट्रांजेक्शन्स जो है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा टिपिकली ट्रांजेक्शन होते हैं इसमें, क्योंकि जो कंपनीज ट्रांजेक्शन करती है वो बैंक के थ्रू करती है, ठीक है। तो बैंक फिर वो एक्सचेंज में ऑर्डर कैसे लेकर जाएगा, मतलब कुल मिला के बहुत सारी टेक्निकलिटीज प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर आती है। इस कारण से फिलहाल कोई सेंट्रल एक्सचेंज नहीं है। हाँ, जहां जहां जिन जिन कंट्रीज में ये लीगल है वहां पर इसकी रेगुलेटरीज है, लेकिन अभी तक कोई सेंट्रल अथॉरिटी इसके ऊपर काम नहीं करती, ठीक है। तो इसलिए ये बेसिक प्रॉब्लम्स होने के कारण क्या होता है कि ये मार्केट डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का एक सबसे बड़ा फायदा जो होता है वो ये होता है कि जैसे सेंट्रलाइज मार्केट में अगर आपको मान लीजिए इन्फोसिस का शेयर 40 रुपए में अगर मोतीलाल ओसवाल दे रहा है, तो 40 रुपए में जीरोधा भी आपको देगा, अब स्टॉक वाला भी आपको 40 रुपए में देगा, क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, रेट का डिफरेंस कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। उसी तरीके से जब डिसेंट्रलाइज में आप जाएंगे तो वहां पर यूरो यूएसडी के जो एक्सचेंज रेट है, बाय सेल का जो प्राइस है, उसमें 1 या 2 पीप का डिफरेंस आप किसी भी ब्रोकर में कंफर्म करके देख लें, आपको दिखेगा। आप में से अगर किसी ने ये चीज नोट करी हो कि हाँ प्राइस डिफरेंस रहते हैं, तो मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि यस सर रहते हैं प्राइस डिफरेंस, ठीक है। तो जनरली इसलिए रहते हैं क्योंकि हर ब्रोकर का अपना एक अलग लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है, अपना एक अलग फीड प्रोवाइडर होता है जहां से फीड वो आती, तो वहां पे रेट का डिफरेंस आपको मिलेगा, वहां पे 1-2 पीप का डिफरेंस हो सकता है। हाँ, पर 1-2 पीप की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि पूरा 10 से 15 पीप का डिफरेंस होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो 1-2 पीप का डिफरेंस आपको दिखेगा। नवाब जी वो 10 पीप नहीं है, वो 1 पीप है, पांचवी डिजिट को हम चौथी डिजिट में नहीं गिनेंगे, तो वो 1 पीप ही है, 1 या 2 पीप से ज्यादा का डिफरेंस नहीं आता है। चलिए, ठीक है, तो होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कि हमें फॉरेक्स मार्केट के जो वेरियस सेशंस हैं, ठीक है, वो कैसे हम देखेंगे कि कब हम ट्रेड करें और कौन सा सेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, कौन सा सेशन ऐसा होता है जो कम इंपॉर्टेंट हो, उस पर हम बात करते हैं। फॉरेक्स मार्केट के वेरियस ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, कौन कौन से होते हैं उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि टोटल जो सेशंस होते हैं वो वैसे 4 सेशन होते हैं। सबसे पहला सेशन शुरू होता है सिडनी यानी ऑस्ट्रेलिया से, उसके बाद सेकेंड सेशन होता है टोक्यो यानी जापान एशिया से, तीसरा सेशन जो होता है वो होता है लंदन यानी यूरोप से, और चौथा सेशन जो होता है वो होता है न्यूयॉर्क यूएस से, ठीक है। तो ये 4 सेशन होते हैं टोटली, और चारों सेशन जो है वो 24 ओवर कवर करते हैं। अब बात करते हैं, देखिए आपको ईडीटी ईएसटी इन टाइम पे ध्यान नहीं देना है, ये वहां के टाइमिंग जोन है। आप अगर जीएमटी प्लस 5:30 यानी जीएमटी जो टाइम दिख रहा है उसमें 5:30 अगर आप जोड़ देंगे तो वो इंडियन टाइम हो जाएगा, ठीक है। जीएमटी में आप अगर 5:30 घंटे जोड़ दोगे तो वो इंडियन टाइम हो जाएगा, जैसे सिडनी की हम बात करते हैं,
ठीक है। सिडनी ओपन कब होता है? जीएमटी के टाइम के हिसाब से देखें तो 10 बजे, ठीक है। लेकिन इंडियन टाइम में 5.5 घंटे जोड़ दें आप तो 11, 12, 1, 2, 3 और 3:30, तो सुबह 3:30 बजे सिडनी ओपन होता है, ठीक है। और उसके बाद बंद कब होता है? तो दोपहर को 12:30 बजे। सिडनी ओपन होता है सुबह 3:30 बजे, बंद होता है दोपहर को 12:30 बजे। उसके बाद टोक्यो ओपन कब होता है? टोक्यो ओपन होता है 11 बजे, ठीक है, मतलब सुबह 4:30 बजे, ठीक है। और बंद कब होता है? तो वो होता है आपका दोपहर को 1:30 बजे। उसके बाद लंदन ओपन कब होता है? 7 बजे। 7 बजे यानी इंडियन टाइम में हम अगर देखेंगे तो दोपहर में 12:30 बजे, ठीक है। 12:30 बजे ये ओपन होता है। और बंद कब होता है? तो बंद होता है ये रात को 10:30 बजे, ठीक है। फिर न्यूयॉर्क ओपन कब होता है? तो 5:30 बजे ओपन होता है और बंद होता है रात को 3:30 बजे। तो मतलब 3:30 से लेकर 3:30 का पूरा आपको यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने बताया, ठीक है। तो ये एक ओपन और क्लोजिंग का टाइम है। ओपन और क्लोजिंग आपको फॉरेक्स मार्केट में कहीं नहीं दिखेगी। ये ओपन और क्लोजिंग जो टाइमिंग है वो पर्टिकुलर उनकी कंट्रीज के जो मार्केट है उसके लिए है। तो ऑब्वियसली वहां पे जब ट्रेडिंग शुरू होती है तो फॉरेक्स मार्केट में भी उसके वॉल्यूम्स आप देख सकते हैं ऊपर नीचे चलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर सेशंस में। अगर हम देखते हैं कि एवरेज पीक मूवमेंट क्या रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम बात करेंगे कि कौन सा सेशन ज्यादा बेटर है तो उसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन से सेशन में पीक मूवमेंट कितना रहता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, देखिए टोटल जो पेयर है उस पे हमने बात कर रहे हैं। पहला है यूरो यूएसडी, फिर जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, एयूडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी, यूएसडी कैड, यूएसडी सीएचएफ, यूरो जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, एयूडी जेपीवाई, यूरो जीबीपी और यूरो सीएचएफ। मतलब मेजर के साथ साथ जो क्रॉस करेंसी पेयर है उनको भी लिया है। और तीनों सेशंस के अंदर कितना मूवमेंट आता है वो दिखाया है एक दिन में। देखिए टोक्यो में यूरो यूएसडी में 76 पीप आता है, लंदन में 114 पीप और न्यूयॉर्क में 92 पीप, ठीक है। जीबीपी यूएसडी में एक दिन में टोक्यो के अंदर आता है 92 पीप्स, लंदन में 127 और न्यूयॉर्क में 99। उसके बाद यूएसडी जेपीवाई देख लो आप तो 51 पीप, लंदन में 66 और न्यूयॉर्क में 59, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आप यही देखेंगे कि लंदन सेशन जो है, ठीक है, लंदन सेशन जो है उसमें सबसे ज्यादा पीक मोमेंट आपको मिलेगा पूरे दिन में, ठीक है। पूरे दिन में सबसे ज्यादा पीक मोमेंट देखेगा। उसमें भी आप देखें सबसे ज्यादा मोमेंट आपको जीबीपी यूएसडी मिलेगा, उसके बाद यूरो जेपीवाई में मिलेगा, फिर जीबीपी जेपीवाई में मिलेगा, फिर एयूडी जेपीवाई, यूरो सीएचएफ और यूरो यूएसडी। ये पर्टिकुलर इन करेंसी पेयर्स में आपको ज्यादा मूवमेंट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर का जो सबसे ज्यादा मूवमेंट वाला सेशन है वो है न्यूयॉर्क सेशन और तीसरा है टोक्यो सेशन। और सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि इंडिया की जो जियोग्राफिकल स्टेट है, जो पोजीशन है, जियोग्राफिकल पोजीशन है, उसमें ऐसा है कि हम अगर फॉरेक्स मार्केट में काम करते हैं तो हम चारों सेशन में काम कर सकते हैं। मतलब हम सिडनी में भी काम कर सकते हैं, हम जापान में भी काम कर सकते हैं, हम यूके में भी काम कर सकते हैं और हम यूएस सेशन में भी काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सुबह आप 7 बजे उठते हो तो उस टाइम पे सिडनी सेशन चल रहा होता है, ठीक है। 12 बजे तक आराम से सिडनी खत्म होता है और जापान चल रहा होता है। 1:30 बजे के बाद में यूके शुरू हो जाता है, मतलब दोपहर में यहाँ के, ठीक है। 10:30 बजे तक यूके चलता है और 5:30 बजे यानी शाम को 5:30 बजे से यूएस सेशन शुरू हो जाता है। तो इंडिया की जो पोजीशन है, मतलब जियोग्राफिकल जो लोकेशन है वो इस मार्केट में काम करने के लिए परफेक्ट है। हम चाहे उस सेशन में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एवरेज पीक मूवमेंट मैंने आपको बताया कि कितना पीक मूवमेंट यहाँ पे रहता है। अब पर्टिकुलर सेशन के बारे में हम थोड़ा सा एक डिस्क्राइब जानकारी ले लें कि कौन से सेशन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। देखिए सबसे पहला आता है टोक्यो सेशन। टोक्यो सेशन इंपॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि टोक्यो सेशन जो है वो तीसरा सबसे लार्जेस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग सेंटर है वर्ल्ड का, तीसरा, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जापान जो है वो लार्जेस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग सेंटर इन द वर्ल्ड है। कौन सा? तीसरे नंबर का। उसके बाद है दिस शुड नॉट बी टू सरप्राइजिंग सिंस द येन द थर्ड मोस्ट ट्रेडेड करेंसी।
जब हमने पहले सेशन में मैंने आपको बताया था कि कौन सी कंट्री की करेंसी कितना ज्यादा मूवमेंट लेती है, और मैंने पेयर के बारे में बताया था, तो पहला पेयर जो था वो था यूरो यूएसडी, अगर आप में से किसी को याद हो तो मैंने डायग्राम बताया था। और दूसरा पेयर था यूएसडी जेपीवाई। ठीक है, तो पहला करेंसी पेयर था यूरो यूएसडी, तो दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड की जाने वाली करेंसी में पहली आ गई यूएस, दूसरा आ गया यूरोप, और तीसरा आ गया जापान। ठीक है, तो इसीलिए दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा ट्रेड की जाने वाली करेंसी है, जो कि टोटल फॉरेक्स ट्रांजैक्शन में लगभग 16.50% उसका शेयर है। ठीक है, और ओवरऑल अगर हम देखते हैं इस सेशन में कितना ट्रांजैक्शन होता है, इस पूरे फॉरेक्स मार्केट का जो 6 ट्रिलियन टर्नओवर होता है, उसका 21% जो ट्रांजैक्शन है वो जापान सेशन में होता है। इसलिए जापान सेशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। अब ये सेशन जो है ये अपने एक अलग यूनिक कैरेक्टर से ले जाना जाता है। देखिए, जापान और जापान के साथ साथ चाइना और यहाँ पे जो भी कंट्रीज हैं वो सारी एक्सपोर्ट बेसिस कंट्रीज ज्यादा है, जो कि जनरली रिटेल ट्रेडिंग में कम वो लोग काम करते हैं, बाकी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग में उनका ज्यादा होता है। तो आप देखेंगे कि जापान सेशन में जो मूवमेंट होता है वो कोई बहुत ज्यादा ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं होता, एक स्टडी मूवमेंट होता है। आपने देखा होगा सुबह जब भी आप मार्केट में उठते हो, क्योंकि इंडिया के टाइम पे वो अर्ली मॉर्निंग होती है, तो सुबह आप अगर मान लीजिए मार्केट को अगर देखेंगे 6-7 बजे से अगर 11 बजे तक, तो कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है। आपने अगर चार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा, इंडियन टाइम के हिसाब से 6 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक कोई बहुत ज्यादा बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और कमर्शियल कंपनीज वहां पे बहुत ज्यादा ट्रेड किया करती है, तो उनके वॉल्यूम्स जो होते हैं वो स्टडी वॉल्यूम होते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको पता होना चाहिए। देखिए, हम लोग जब ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग तभी हमारी फाइन ट्यून हो पाएगी जब हमारे को ये सारी चीजें पता होगी कि कौन सा सेशन चल रहा है, क्या चीजें हो रही है, क्योंकि ये सेशन आगे जाके बहुत काम आएगा आपके। जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो ये सारे सेशंस की जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये था जापान सेशन। अब बात करते हैं हम सेकंड, जो कि है यूके सेशन की, जो कि फॉरेक्स मार्केट का एक तरीके से बोल सकते हैं कि फॉरेक्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, लंदन को। ठीक है, और टोटल फॉरेक्स ट्रांजेक्शन का 30% जो है वो केवल और केवल लंदन सेशन से आता है। तो ऑब्वियसली लंदन सेशन अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये सेशन को सबसे ज्यादा वॉलेटाइल सेशन भी कहा जाता है। वॉलेटाइल सेशन इसीलिए कहा जाता है, मैंने आपको पीछे जो चार्ट दिखाया था, इस चार्ट में आप देख सकते हो कि लंदन सेशन में सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है। तो सबसे ज्यादा मूवमेंट ही तब होगा जब वॉल्यूम ज्यादा होगा। वॉल्यूम भी ज्यादा होता है इसीलिए वॉलेटिलिटी भी बढ़ती है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि लंदन सेशन में सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है। आप लोगों ने भी जब ट्रेडिंग करते होंगे तो आपको आइडिया होगा इस चीज का कि दोपहर 12:30 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक, यानी इंडियन टाइम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? आपने देखा है कि नहीं देखा है मार्केट में इस तरीके से मूवमेंट को आते हुए, और वो सारी चीजें। शाम का टाइम होता है तो भी एक मूवमेंट आता है, दोपहर को भी एक मूवमेंट आता है, आफ्टरनून में भी आता है। ठीक है, तो आप लोगों ने जब इसमें चार्ट में देखा होगा तब ये चीज फील करी होगी कि वाकई ये इस तरीके की चीजें आपने देखी होगी। अब कौन कौन सी करेंसीज जो होती है वो जो सबसे ज्यादा इसमें ट्रेड की जाती है, देखिए सिंपल सी बात है। जैसे सबसे पहला सेशन हमने देखा था जो जापान सेशन था, जापान सेशन में कौन सी करेंसी सबसे ज्यादा आगे बढ़ेगी, तो देखिए सिंपल सी बात है, जेपीवाई और जेपीवाई से जुड़े हुए जितने भी पेयर है वो हमेशा वॉल्यूम देंगे, वहां मूवमेंट आपको मिलेगा। उसी तरीके से जब हम यूके की बात करते हैं, यूके सेशन में कौन कौन सी करेंसी आ गई, तो देखिए जीबीपी आ गया, ठीक है, यूरो आ गया, उसके बाद सीएचएफ आ गया। ये तीन करेंसी वहां यानी यूरोप से ही सीधा कनेक्टेड है। तो यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, यूरो जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, और सारे मेजर पे। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो यहाँ से होते हैं। तो यूके सेशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पावरफुल सेशन भी माना गया है, जो कि अपने आप में सबसे बड़ी बात है। सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन भी उसी सेशंस में क्रिएट होते हैं। ठीक है, चलिए, तो यूके सेशन अब हमने देख लिया। यूके सेशन का हम एक बार एवरेज रेंज भी देखते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि यूरो यूएसडी लगभग 114 पीप हो गया, जेबीपी यूएसडी तो 27 पीप हो गया। फिर यूएसडी सीएचएफ जो कि तीसरी करेंसी है, सीएचएफ
ठीक है। उसके बाद जीबीपी जेपीवाई में आपको हमेशा मूवमेंट अच्छा मिलेगा, इवन यूरो जेपीवाई में भी आपको मूवमेंट अच्छा मिलेगा। ठीक है, चल तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ, जो कि ऑब्वियसली काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। अब यूएस सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? पहली चीज तो ये कि देखिए, यूएस जो है और यूरोप, ये दोनों सेशन ओवरलीप होते हैं। ओवरलीप का मतलब समझे आप? ओवरलीप का मतलब ये है कि देखिए, यूएस ओपन होता है इंडियन टाइम के हिसाब से शाम को 5:30 बजे, ठीक है, और यूरोप यानी यूके का सेशन जो है वो क्लोज होता है रात को 10:30 बजे। तो 5:30 यानी शाम को 5:30 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक का जो 5 घंटा है, ठीक है, उन 5 घंटों में यूएस और यूके दोनों सेशन ओपन होते हैं। तो ऑब्वियसली है कि ट्रेड वहां ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा होंगे, वॉल्यूम ज्यादा होगा, वोलेटिलिटी ज्यादा होगी। तो ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे होगी। तो आप में से जो लोग भी मार्केट को फॉलो कर रहे हैं, वो ये बात 100% एक्सेप्ट करेंगे कि वाकई शाम को 5:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का मूवमेंट फॉरेक्स मार्केट में सबसे अच्छा होता है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? ये बात मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताएं आप, ठीक है। क्योंकि जितने डेटा भी होते हैं वो इसी ड्यूरेशन में आते हैं। सभी वॉल्यूम और वोलेटिलिटी जो होती है वो एज पर इवनिंग में आपने देखा होगा आती है। सारे डेटा भी इधर ही आते हैं। तो इसलिए ये जो सेशन है, स्पेशली वो टाइम, क्योंकि आप में से कई लोग हो सकता है मुझसे आगे जाके पूछें कि सर बेस्ट टाइम कौन सा? तो देखिए, बेस्ट टाइम अगर आपको वॉल्यूम और वोलेटिलिटी के हिसाब से चाहिए तो इंडियन टाइम के हिसाब से शाम को 5:30 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक का जो टाइम है वो सबसे बेस्ट टाइम, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन किए जाते हैं उसमें ये ध्यान रखें कि जो टोटल फॉरेक्स के ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें 85% जो होता है वो डॉलर इन्वॉल्व होता है। इसीलिए यूएस का इकोनॉमी डेटा, क्योंकि देखिए यूएस के जितने भी डेटा होते हैं वो 6 और 7 बजे के आसपास मैक्सिमम आते हैं। तो यूएस से कोई भी न्यूज निकलती है, उसका इम्पैक्ट जब पूरे वर्ल्ड पे या पूरे वर्ल्ड की करेंसी पे जब पड़ता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए ये सेशन तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूएस से कोई भी खबर निकलती, चाहे वो पॉलिटिकल खबर हो चाहे वो इकोनॉमिकल खबर हो, दोनों ही खबरें ऐसी होती है जो उस पर्टिकुलर सेशन को एक तरीके से वोलेटाइल बना देती है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब भी इस तरह की कोई भी चीजें होती है, ठीक है, तो एक छोटी सी खबर आती है कि चलिए ये होने वाला है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड पे पड़ता है, पूरे वर्ल्ड के फाइनेंशियल मार्केट पे पड़ता है। और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आप देखेंगे तो करेंसीज पे डायरेक्टली गिरता है, ठीक है। तो यूएस का सेशन जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन हम कह सकते हैं, ठीक है। और यूएस सेशन में आपने देखा ही होगा कि सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम होता है शाम को 5:30 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक का, वो आपको मिलता है। सबसे ज्यादा जो डेटा आते हैं, ठीक है, जैसे यूरोप का जो डेटा आता है वो लगभग दोपहर में 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में टाइम वेरी करता है। कभी 3 साढ़े 3 बजे होता है, कभी 5 साढ़े 5 बजे होता है। और यूएस का जो डेटा होता है वो 6 से 7 बजे के आसपास होता है, कभी 6 बजे होता है, कभी 7 बजे होता है, ठीक है। ये सारा जो टाइम है, ये अगर आप लोग अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सके, ठीक है, तो आपको ये पता रहेगा कि मार्केट में मूवमेंट कब मिलेगा। ये सारे सेशंस पढ़ाने का या ये सारे सेशंस आपको याद दिलाने का या इसकी नॉलेज देने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो क्या है? देखिए, जनरली आप लोग कभी ट्रेड करते होंगे तो सुबह आपने ट्रेड लगाया, वो ट्रेड आपका दोपहर और शाम तक भी बेचारा बिल्कुल ओपन ही रहता है, मतलब क्योंकि मूवमेंट नहीं रहता दिन में तो उतना वो नहीं था। लेकिन शाम को जैसे ही आएगा आपका मूवमेंट के अंदर या तो ट्रेड स्टॉप लॉस हिट करेगा या आपका टेक प्रॉफिट हिट होगा, ठीक है। इसके अलावा कभी भी जब आप ट्रेडिंग करें तो ये देख लें कि शाम को आप ट्रेड कर रहे हो तो कोई डेटा है या नहीं है। जब हमारा आगे इकोनॉमिकल कैलेंडर आएगा तो मैं आपको उसमें बताऊंगा कि किस तरीके से डेटा को देखा जाता है और किस तरीके से उसको प्रिडिक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो डिपेंड करती है वो सेशंस पे करती है। कई बार ये होता है कि आप लेट नाइट ट्रेड करोगे। अब मान लीजिए आपको लग रहा है कि चार्ट में अच्छा अचानक से मूवमेंट आया, मैं ट्रेड कर देता हूं। अब रात की 1 बजे आप ट्रेड करोगे तो आपका ट्रेड जो है वो अगले दिन 12-1 बजे तक तो हिलेगा भी नहीं,
क्योंकि बहुत ज्यादा मूवमेंट वहां पे नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखें। सेशंस पढ़ाने का मेरा जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जेपीवाई करेंसी मूवमेंट पर्टिकुलर कौन से टाइम पे ले सकती है, यूरो पर्टिकुलर कौन से टाइम पर ले सकता है, यूएसडी कौन से टाइम में ज्यादा वोलेटाइल होता है, कौन से टाइम पे कम होता है, उसी से जुड़ा हुआ है गोल्ड, वो कैसे चलता है। तो ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हमको एक का पता होगा तो दूसरी का पता भी हमको आराम से चल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी चीजों पर फोकस आप रखें, और जैसे ही इस तरीके की चीजों पर आप फोकस रखेंगे, आपको आगे जाके अपनी ट्रेडिंग टैक्टिक्स बनाने में जरा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यूएस के भी कौन कौन से ऐसे पेयर है जो ज्यादा मूवमेंट आपको मिलेगा। यूरो यूएसडी में 77 पीप का होता है, एयूडी यूएसडी में 68 का होता है, यूएसडी कैड में 67 का होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि मूवमेंट यहाँ पे आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, मूवमेंट आपको यहाँ पे बढ़िया मिलेगा। गोल्ड भी होता है वो जो सबसे ज्यादा मूवमेंट लेता है यूएस सेशन में। इसके अलावा यूएस 100, यूएस 30 जो कि होते ही यूएस के स्टॉक एक्सचेंज सॉरी इंडेक्स है, तो वहां पर भी आपको मूवमेंट अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है, जब आप ट्रेड करें तब इन बातों को रिमाइंड में रखें, आप इसको रिकॉल करें, ताकि जब आप ट्रेड करें तो आपका ट्रेड जो है वो लॉस में जाने के चांसेस कम हो और प्रॉफिट में आने के चांसेस ज्यादा हो। ठीक है, तो चलिए, तो सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको समझ में आया होगा। आज का टॉपिक से आपके नॉलेज और ज्यादा बढ़ा होगा। ठीक है, अब आज का सेशन हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। 1 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ। किसी को कोई भी आज के सेशन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछना है, आज का सेशन कैसा लगा वो भी जरूर बताइए, और आज के सेशन से जुड़ा हुआ अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।